इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा अब यूसीएन उर्दू पर। साथ ही कव्वाली, न्यूज और इस्लाम से जुड़े हुए लोकल और नेशनल शोज सिर्फ चैनल नंबर 423 यूसीएन उर्दू पे। मैं हूं मनीषा, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं यूसीएन उर्दू चैनल में। तो आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे साथ है रुबीना पटेल जी। भली भांति आप उन्हें जानते ही होंगे, उनके कहीं इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। तो महिला दिन के विशेष पर आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं यहाँ पर और कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वह कैसी प्रेरणा मिली है उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की और भी महिलाओं को किस तरह से प्रेरणा देती है, तो आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो बहुत बहुत ही स्वागत है आपका और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ पर कुछ चर्चा करने वाले हैं महिला दिन पर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से एक्चुअली आपको प्रेरणा मिली महिलाओं को आप काम करने के लिए, क्योंकि आपने मैंने देखा है आपके कई इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और बहुत सारा आपको मैंने संघर्ष करते हुए भी देखा है। तो एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है। प्रेरणा जो है वो मुझे व्यक्तिगत मेरे जो संघर्ष मेरे जीवन में रहा है, मेरी ज़िंदगी में मैंने जो सहा है, जो जुल्म मैंने अपने पिता के जुल्म सहे हैं, उसके बाद में शौहर के जुल्म सहे हैं, और समाज में मैं जिस तरह से हमारी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर होने वाली हिंसा को देख रही हूँ, इस सब को देखते हुए मेरी खुद के जीवन से मैंने जब संघर्ष किया तो उसी से प्रेरणा ली मैंने कि मुझे तो मेरी लड़ाई लड़नी है, लेकिन उसके साथ में और भी हज़ारों रुबीनाओं की लड़ाई मुझे लड़नी है। बहुत बढ़िया। तो मुझे खुद की भी लड़ाई लड़नी है और हज़ार जो रुबीनाएँ हैं उनके लिए भी लड़ना है, ऐसी एक आंतरिक प्रेरणा उन्हें मिलती गई और उन्होंने कार्य किया है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जो संस्था है रूबी सोशल वेलफेयर संस्था, तो उसके लिए आप किस तरह से कार्य करती है, कौन कौन सी महिलाओं के लिए और क्या एक्टिविटीज़ आपकी चलती है, तो आपके उस संस्था के बारे में मैं जानना चाहूँगी। संस्था में हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और हमारा ये काम उमरेड में भी फैल चुका है। उमरेड तहसील, कुही में, भंडारा में हम लोग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में वो काम करते हैं, और नागपुर में बड़ा ताजबाग के झोपड़पट्टी के एरिया में हम लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली चाइल्ड मैरिज, जबरन शादी, जो ड्रॉप आउट होना है उसके एजुकेशन के लिए उनको अलग अलग ट्रेनिंग देना, और
सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब को लेकर हम लोग लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। और महिलाओं के जो हिंसा के जो मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हैं, इस सब को लेकर हम लोग काउंसलिंग और लीगल असिस्टेंस देते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके सवालों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऐसी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको एक मॉरल सपोर्ट भी देते हैं काउंसलिंग के साथ, उनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ते हैं। और वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, लड़कियों की जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की ट्रेनिंग, ड्रॉप आउट का एजुकेशन, कंप्यूटर लैब, जो तलाकशुदा या छोड़ दी गई है महिलाएं, या फिर प्राउड कुमारी का ऐसी और जो लड़कियां हैं, या जो विक्टिम जो भी हिंसा से जो सरवाइव कर रही है, ऐसी जो लड़कियां हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर और अलग अलग ट्रेनिंग देकर रूबी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा हम लोगों ने काम का दायरा बहुत बढ़ाया है। इसके साथ साथ हम लोग जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनके लिए भी हम लोग शेल्टर का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं के मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत ही प्रेरणा भी मिली है सुन के कि आप बहुत सारी महिलाओं के लिए, और केवल मुस्लिम ही महिलाएं नहीं तो हर तरह की महिलाओं के लिए आप कार्य कर रही हैं। और मैं जैसे यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो ओल्ड एज भी होम आपने बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर वो भी। तो आप जैसे अलग अलग ही महिलाओं के लिए काम कर रही है। वैसे मैं देख रही हूँ कि फातिमा शेख जी का भी फोटो है, सावित्रीबाई फुले है। तो यहाँ पे क्या है कि आप हर तरह की महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो उसी के साथ जो आपने मुस्लिम महिलाओं का जो संगठन बनाया है, तो वो किस लिए बनाया है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ऐसा है कि मुस्लिम महिला मंच की स्थापना हमने 2013 से की है। और ये संगठन इस तरह का है कि आंदोलन का काम कर रहा है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का बहुत सारा इशू है, इसको लेकर आवाज़ उठाना, अलग अलग जगहों पर मोर्चे या अलग अलग जो करंट इश्यूज़ है उसको लेकर हम लोग जिस तरह से रैली निकालते हैं, प्रोसेशन करते हैं, या फिर साइकिल रैली लड़कियों की करते हैं। तो ये मुस्लिम महिला मंच के नाम से, और दूसरी भी जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रोग्रेसिव विचारों वाली ऐसी जो महिला जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी नेटवर्किंग करके हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो आंदोलन का काम हम मुस्लिम महिला मंच के ही माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इसी मंच के माध्यम से हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी फाइल किया था ट्रिपल तलाक को लेकर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अभी जो नया कानून पास हुआ था ट्रिपल तलाक को का जो सरकार ने कानून बनाया था, तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हम लोग ट्रिपल तलाक का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब हम पुरुषों का विरोध कर रहे हैं। हम मर्दों के खिलाफ नहीं हैं। हम उन मर्दों की इज़्ज़त करते हैं जो औरतों की इज़्ज़त करते हैं। ऐसे हम बैनर्स भी बनाते हैं और हमारे प्रोग्रामों में लगाते हैं। हम लोग जेंडर इक्वालिटी का यूथ फेस्ट कॉलेजेस में करते हैं, तो ऐसी जगहों पर हम लोग लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग उन जो मर्द है जो औरतों पर जुल्म करते हैं, जो औरतों को गैर बराबरी का दर्जा देते हैं, ऐसे मर्दों को हम लोग बताना चाहते हैं, उनकी सोच बदलना चाहते हैं कि औरतों को भी बराबरी का दर्जा मिले, उनको पढ़ने का अधिकार मिले, उनको अपने मर्जी से जीवन जीने का अधिकार मिले, जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले, अपनी लाइफ को जीने का अधिकार मिले, उनको उस तरह की आज़ादी मिले। अब आज़ादी का अर्थ भी बहुत सारे लोग अलग अलग निकालते हैं, तो हम लोग उस तरह का नहीं सोचते हैं। तो मैं ट्रिपल तलाक के बारे में कह रही थी कि ट्रिपल तलाक का जो कानून बना, उस कानून का हम लोग ने समर्थन नहीं किया। उस कानून में जो 3 साल की सज़ा सरकार ने उसका प्रोविज़न किया है, हम लोग ने उसका भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि तलाक देने वाले मर्द को सज़ा देना ये सही नहीं है। और फिर वो एक तरह से टारगेट भी किया जा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम मर्द को, और फिर अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अभी आज के दौर में तो हम देख रहे हैं नफ़रतों की राजनीति समाज में चल रही है, तो वो भी किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम महिला मंच के माध्यम से हम लोगों ने मर्दों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू की। ये मुस्लिम औरतों की ज़रूर आवाज़ है, लेकिन ये गैर बराबरी के खिलाफ की आवाज़ है, उसके लिए आंदोलन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो यहाँ पर क्या है कि मर्दों की लड़ाई नहीं है, जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्हें एक बराबरी का हक मिलना चाहिए, समानता का हक मिलना चाहिए, इक्वालिटी, उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मंच ऐसे खड़ा किया है और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उनके लिए बहुत ही कार्य कर रहे हैं रुबीना पटेल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो उसी के साथ मैं आगे एक सवाल, मतलब आपकी पर्सनल जो लाइफ है उस पर मैं आना चाहूँगी। जैसे मुझे पता चला था कि मैंने पढ़ा भी था, सुना भी है आपके बारे में कि आपकी जो शादी के पहले की जो लाइफ है, मतलब आपके माता पिता के साथ, वहाँ पे भी आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा है। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने जो जुल्म सहे है मेरे पिता के द्वारा और मेरे शौहर के द्वारा, तो यही हमारे समाज में जिस तरह का हम देख रहे हैं कि जो सत्ता, जो पावर एक मर्दों के हाथ में है, जो सारे नियम कानून उन्होंने बनाए हैं और जहाँ पर औरतों की कोई सुनवाई नहीं है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो औरतों को देखा जाता है, औरत को, लड़की को देखा जाता है। पहले उस पर बाप होने के नाते हुक्म चलाना या जुल्म करना, इस तरह का हम देखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरे जो अब्बा थे वो बहुत शराब पीते थे। उन्होंने कभी हम लोग की पढ़ाई या खाने पीने की जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं की। हमारे जो अम्मी थे वो मजदूरी करने जाते थे या कुछ भी काम करते थे और हमारी पढ़ाई उन्होंने कराई। तो हमने कभी नया कपड़ा नहीं देखा या हमने कभी नई किताबें नहीं देखी या हमने ठीक से खाना भी हमको नसीब नहीं हुआ। तो कहने का मतलब एक बहुत बहुत ज़्यादा वो एक अलग ये था, माहौल था। रोज़ की मारपीट और वो जुल्म और नींद से उठाना, लात मारना, हमारे खाने में पानी डाल देना, बहुत तकलीफ़ का वो एक ज़िंदगी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा शराबी थे तो उनको खुद ही होश नहीं था, तो वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं सोचती थी कि शायद शादी के बाद मेरी लाइफ में थोड़ा बदलाव होगा, शायद शौहर अच्छा मिलेगा, प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो शादी के बाद में, क्योंकि घर वालों ने बड़ी ख़ानदान थी, तो ख़ानदान वालों ने, बड़े लोगों ने शादी करके दी थी। मैं पढ़ना चाहती थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, अम्मी की कोई कुछ कहीं सुनवाई नहीं हुई और मेरी शादी करा दी गई। ठीक है, मैंने सोचा कि चलो शादी करा दी गई, मैंने उसको में भी अपने आप को एडजस्ट किया और मैंने समझौता किया और उसी इंसान को अपना सब कुछ माना कि यही मेरा सब कुछ है। मैंने निम्मे खुदा माना, उसके हर चीज़, हर खिदमत की, हर बात मानी मैंने। सिर्फ एक मेरे अंदर वो था, जुनून था कि मुझे पढ़ना है। और मेरे शौहर ने पहले घर वालों को कमिटमेंट भी किया था कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो मेरी एक वो रही कि मैं आगे पढ़ना चाहती। मैं सिर्फ 12th पढ़ी थी, लेकिन मेरे शौहर को मैं ये कहती थी कि मुझे पढ़ना है। तो मैं सिर्फ प्राइवेट एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के रूप में मैंने BA फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी, फिर सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। कई बार मेरी किताबें फेंकी गई, उसके लिए लड़ाई झगड़े हुए, मारा गया, पीटा गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहती थी। तो फिर शौहर को लगा कि ये आगे बढ़ना चाहती है, ये पढ़ना चाहती है, इसके कुछ अलग अलग सपने हैं। हालांकि औरत को कुछ नहीं चाहिए, औरत को सिर्फ प्यार चाहिए और उसकी मर्ज़ी से उसको जीने का थोड़ा सा अधिकार चाहिए। उसके कोई बड़े सपने नहीं होते। उसको चाहिए कि मुझे बराबरी, जैसे भी मैंने कहा, उसको 4 लोगों के सामने इज्जत, उसको बेइज्जती ना करे, उसको गुलाम ना समझे, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के कभी भी मारा पीटा, ये जो किया जाता है, ये बहुत बुरा लगता है उनको। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे शौहर ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा, बहुत जुल्म किया। आखिरी समय पे जब उनको तलाक देना था तो तब मुझे उन्होंने कुएं में भी ढकेला, जिसमें मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। फिर उनको दूसरी शादी करनी थी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरे बेटे को भी छीन लिया। तो जो लीगल तरीके से तलाक देना चाहिए था वो मुझे तलाक नहीं दिया। मैं रिश्तेदारों से पूछ रही हूँ कि मेरे शौहर कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं, तो लोग कहने लगे कि उसे तलाक दिया है। तो तलाक कैसे दिया? मेरा ये सवाल था कि तलाक कैसे दिया? तलाक दिया तो तलाक का कहीं डॉक्यूमेंट है? 4 लोगों को बिठाया, किसके सामने कुछ बोला? मतलब एक तो ओरली बोला जाता है या राइटिंग में लिखकर बोला जाता है, या जब तलाक दे रहे हैं तो तब उसका दहेज, महर, इद्दत, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। और बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, सारी चीज़ें बैठ के बात की जाती है। मेरे शौहर ने ये सारी चीज़ें नहीं की। मतलब कहने का मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। तो वो गलत इस्तेमाल जो लगातार होता है समाज में, उसके मैं खिलाफ हूँ।
और जिस तरह से तलाक दिया जाता है, तलाक की बिद्दत इस्लाम में हराम है, उसके बावजूद भी दिया जाता है। उसके बावजूद कई मुफ्ती उसके बारे में फतवे बनाते हैं कि ये तलाक वाक़या हो गई, जायज़ हो गई। तो ये क्या चल रहा है? मैंने खुद मेरी लाइफ में देखा कि कैसे तलाक हो रही है। मैंने उन मुफ्ती से के पास जाकर पूछा जिन्होंने फतवा बनाया कि कोई मेरा कंसेंट नहीं था, मुझे पता भी नहीं, और मेरा दहेज महर ये सब कहाँ है, मैं तो अपने बच्चों के साथ में रहना चाहती थी। मैंने ये कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे तलाक हो गया? क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी। तो कई बार हम देखते हैं कि औरतों को जब ऐसे ही छोड़ा जाता है, उस पर अलग तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और आराम से दूसरी शादी कर लेते हैं, और ये बोला जाता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। तो मेरे शौहर ने भी मुझे ऐसे ही करके छोड़ दिया, और लिटरली मैं बिल्कुल रास्ते पर आ गई। मेरी बेटी और मैं, हमारे पास में एक गिलास नहीं, एक चादर नहीं, कटोरी नहीं, हमारे पास कपड़े नहीं, सोने के लिए एक चटाई नहीं। तो मैं जब नागपुर में आई तो मैंने एक छोटा सा पहले टीन का मकान लिया, और उसमें एक फ़ैन भी नहीं था। और अभी मेरी बेटी से आप मिलोगे तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे अंदर वो जुनून था कि मेरी बेटी को मैं बहुत अच्छा परवरिश दूँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी। और मैंने उसको अच्छी स्कूल में पढ़ाया। बेटे के लिए मैं तरसती रहती थी, बहुत मैं उसको मिस करती थी। और मैंने आगे की अपनी पढ़ाई की, MA B.Ed किया पहले साल। मुझे कोई माँ बाप का सपोर्ट नहीं, रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं। और जब औरतों को छोड़ दिया जाता है तो सारे रिश्तेदार उसके टूट जाते हैं और लोग उसको अकेला छोड़ देते हैं। और जब वो बाहर जाती है, कुछ काम करती है, तो लोग पूछते हैं, अरे वो फ़लानी जगह क्यों दिख रही थी, वो वहाँ क्यों गई, वो वहाँ क्यों गई? तो आप तो नहीं खिला रहे हो, और ऊपर से आप नाम भी रख रहे हो। फिर उसके बाद और आगे बढ़ी, और मैं करती रही, काम करती रही। तो मैंने अपने आगे की पढ़ाई की, MA किया, MSW किया। उसके बाद में मैंने संस्था बनाई और काम करना शुरू किया। तो इस लंबा संघर्ष में मेरे शौहर ने मुझ पर अलग अलग तरह के क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए। तो वो केसेस अलग, मुझे उस पर जाना होता था अलग तारीखों पे। उसके बाद मैंने जो मेंटेनेंस की केस फाइल की थी, उसके लिए मुझे अलग तारीख होती थी। तब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस आने का था। तो तब मुझे ऐसा था कि मेंटेनेंस की केस में अगर मैं कह रही हूँ जज को कि मुझे बेटे को मिलना है, उनको कहो कि बेटे से मिलवा दे, एक बार मिलवा दे, मैं तड़प रही हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, मैं बेटे के लिए पागल हो रही हूँ। तो वो कहते थे, नहीं, ये इस केस में हम ये कुछ नहीं कर सकते, आप उसके लिए दूसरी केस डालिए। तो ये चीज़ होती थी। तो वो मुझे, फिर मैंने बेटे की कस्टडी के लिए, फिर वो जहाँ रहते थे उस ज्यूरिडिक्शन में, वहाँ जाकर फिर उस कोर्ट में मैंने केस डाला बेटे के लिए। तो मिलने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, उसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने नहीं मिलने दिया मुझे। तो ये एक बहुत लंबा सब सफ़र था, मतलब पहले पिता के द्वारा, फिर पति के द्वारा। तो मैं सारे दुनिया के सारे मर्दों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि आपके घर में, अगर इस आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के बाप हो, आप किसी के शौहर हो, आप किसी के भाई हो, तो प्लीज़ मेहरबानी करके उसके साथ में जुल्म मत करो, उसको दबा के मत रखो, उसके अरमानों को, उस पर अपनी मर्दानगी मत बताओ। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत दुख भी हुआ मुझे आपकी ये कहानी सुनकर, आपका ये सफ़र, ये जर्नी सुनने के बाद। जो शादी के पहले भी आपको, मतलब पिता के द्वारा जो संघर्ष रहा, शादी के बाद आपको आपके पति से कितना संघर्ष झेलना पड़ा, तरह तरह की आपने जो समस्याओं को मतलब आपने फेस किया है, और उसके बाद फिर आप आज एक लेवल पे यहाँ पे आई है। तो बहुत ही प्रेरणा मिल रही है मुझे, और हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आज भी, मतलब जैसे महिला दिन के उपलक्ष्य में हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो आज भी आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं मानसिक गुलामी में है क्या? बिल्कुल, महिलाएं ज़रूर गुलामी में हैं। हम लोग एक तरफ हम देखते हैं कि औरतें पायलट बन रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, औरतें डॉक्टर, इंजीनियर, हर मुकाम पे औरतें पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ औरतों के साथ जो ज़्यादती है, जो जुल्म है, जो यौन हिंसा है, बलात्कार जैसी घटनाएं, हम हर दिन कितनी सारी घटनाएं देखते हैं। हम अगर आंकड़े देखें इस हिंसा के, तो हर मिनट में मॉलेस्टेशन, रेप, मर्डर,
डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी घटनाओं की अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएंगी कि ये कितनी ज़्यादा तादाद में आंकड़े बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे जो लोग हैं वहाँ पर सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती, लोग ये कहते हैं कि नहीं वो तो पढ़े लिखे हैं उनके घरों में, लेकिन मानसिक हिंसा ज़रूर होती है। जैसे मर्दों को ये लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी बात माने, तो जुल्म ज़रूर होता है, हिंसा ज़रूर होती है, मैं जो कह रही हूँ। तो ये चीज़ें बढ़ रही है। और यौन हिंसा तो हम देख रहे हैं कि बहुत लगातार बढ़ रही है। मतलब सिर्फ रेप होना ही यौन हिंसा नहीं है, किसी की तरफ बुरी नज़र से देखना ये भी बहुत बड़ी यौन हिंसा है। उसको देखकर इशारा करना, गंदे कमेंट्स करना, कुछ कमेंट्स करना, या अलग अलग तरह से छेड़ना। जैसे बसों में हम देखते, बाज़ारों में, ट्रेन में, हर जगह पर हर औरत ये कहेगी कि उसकी लाइफ में वो कह नहीं सकती कि मुझे इस तरह की कोई घटना का सामना नहीं करना पड़ा। हर औरत अपनी ज़िंदगी में इस तरह की छेड़खानी, यौन हिंसा का सामना करती है, हर रोज़ करती है। तो क्योंकि ये आम बात लगती है मर्दों को कि छेड़ना या कुछ बोलना या उस नज़र से देखना तो बहुत आम बात लगती है। उनको लगता है कि मर्दानगी है या किसी लड़की को बोलना, इसमें उन्हें बुरा नहीं लगता। तो इस तरह की घटनाएं अभी भी देख रहे हैं। और औरत को एक इस्तेमाल की चीज़ समझा जा रहा है, और उसके साथ में जिस तरह के गैर बराबरी हम देखते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये हो रहा है समाज में। तो जैसे अभी रुबीना जी ने बताया कि आज भी महिलाएं मानसिक गुलामी में जी रही है और उन पर बहुत ही अन्याय, अत्याचार और हिंसा हो रहा है। तो रुबीना जी से मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले ही आयशा का जो वीडियो वायरल हुआ, सुसाइड वायरल, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो खुदकुशी की है वो ज़रूर मैं कहूँगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसमें से हल निकल सकता था। लेकिन क्या होता है कि औरतों की एक हद तक जुल्म सहते सहते उसकी हिम्मत टूट जाती है, तो उसको उस समय जो घर वालों ने सपोर्ट देना चाहिए, मतलब जैसे कि मायके वाले या और उसके जो करीब के लोग हैं, जानने वाले, उन लोगों ने उसको समझना बहुत ज़रूरी। कई बार हम ये देखते हैं कि लड़कियों के अपने खुद के घर वाले ही उसको नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि लड़की वहीं पर ससुराल में चाहे वो मर के निकल जाए लेकिन हमारा नाम कमाए, ऑनर के ऊपर जो बात लेते हैं कि हमारी इज्जत कमाए। मतलब इज्जत के नाम पर आप क्या चाहते हो? वहाँ मर जाए लड़की, ससुराल में जल जाए, उस पर एसिड डाला जाए, खुदकुशी कर ले, क्या है? लेकिन आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप ये कहोगे मतलब जो जुल्म सहती है वो बहुत अच्छी लड़की है। हमारे यहाँ पर ये चलन है कि फ़लानी जो लड़की, उसकी मिसाल दी जाती है वो बहुत अच्छी है, गाय है, बहुत अच्छी है। मतलब जो गूंगी है, जो नहीं बोलती, वो बहुत अच्छी लड़की है। जो एक अच्छी लड़की की पहचान बनाई गई है वो बहुत गलत है। तो ठीक है, फिर हम बुरी औरतें हम कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जो लड़की जुल्म सहती है, अन्याय अत्याचार सहती है, तो वो बहुत अच्छी है। इस तरह की एक साइकोलॉजी, इस तरह की एक मानसिकता यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें उठना चाहिए। तो उसी के साथ मैं रुबीना पटेल जी से अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार क्या है, उनके क्या हक है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और गैर बराबरी इस्लाम में नहीं है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, उन्होंने जब मतलब इस्लाम को फैलाया, तब उन्होंने औरतों के बराबरी को माना है। औरतें उस समय जो दफन की जाती थी, दफनाया जाता था औरतें पैदा होने पर, उस रिवाजों को उन्होंने बंद किया। तलाक का अधिकार दिलवाया औरतों को कि औरतों को अगर उसके शौहर के साथ नहीं रहना है तो पहली तलाक की घटना औरत की ही हुई, और उन्होंने कहा कि औरत अपने शौहर से तलाक ले सकती है। उसी तरह से मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का हक भी दिया गया था। औरतें मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाया करेंगी और पहली जमात में नमाज़ पढ़ लेंगी और फिर उसके बाद मर्द नमाज़ पढ़े। तो औरतों को ये सहूलियत होगी कि वो चादरें ओढ़ ले, जो अब बुर्का बन गया है। तो उसी तरह से
बुरखे के लिए जो बुरखा बना है, बुरखे का रिवाज आया है, उसके लिए भी ये कहा गया कि मर्दों से कहो नज़रें नीची रखे। मतलब पहले हुक्म है मर्दों को कि वो अपने नज़रें नीची रखे। तो हम भी मर्दों को कहते हैं ना, आप बुरखे के लिए हमको क्या कह रहे हो, आप पहले अपनी नज़रों को नीचे रखिए। तो देखिए, उनके साइड से, औरतों के साइड से बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में हैं उनके फेवर में, जैसे कि मेहर का कंसेप्ट। निकाह के समय मेहर उसके प्रोटेक्शन के लिए एक अमाउंट होता है, और उस समय मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि ये मेहर जो है वो प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जायदाद के रूप में होना चाहिए। अब क्या हो गया, अब सारी चीज़ें बदल गई। अब तलाक का अधिकार पूरा मर्दों ने ले लिया, 4 शादियों का अधिकार। वो भी क्यों था, क्योंकि जो औरतें बेवा हो रही थी उस समय जो जंग में, तो उन यतीम औरतों को सहारा देने के लिए, उनके बच्चों को परवरिश करने के लिए उनसे शादियाँ की जाए, बेवाओं से। खुद मोहम्मद साहब ने शादियाँ की, हुजूर ने बेवा औरतों से। तो अब उसका चलन अलग बन गया, 4 शादियों का अलग रिवाज बना दिया गया। अब मेहर को एक 5,786 रख दिया, और उसको 20-21 साल के बाद में अगर तलाक दे रहे तो 5,000 का वैल्यू क्या रहा। तो उस समय जो सिक्का रियाजुल वक्त था, जो मेहर को एक प्रॉपर्टी के रूप में रखा जाना था, वो आज नहीं रखा जाता। इनफैक्ट ये चीज़ें नई फतवे आ रहे हैं, या नया ये कहा जाता है कि मेहर बहुत कम से कम रखा जाए तो वे बड़ा सवाब का काम होगा, और औरतों को ये बताया जाता है कि आप कम से कम कैसे रख सकती हो मेहर। तो उस समय जो उन्होंने प्रोविज़न किया था मेहर का, आज उसका स्वरूप बदल रहा है। उस समय जो औरतों को इक्वालिटी का दर्जा दिया था, आज उसका स्वरूप बदल रहा है। उस समय जो चादरें ओढ़ने का रिवाज था, आज उसको बुरखे में जिस तरह से लिया जा रहा है। नमाज़ पढ़ने का बराबरी का अधिकार था मस्जिदों में, वो बिल्कुल इजाज़त नहीं है औरतों को। बहुत सारी चीज़ें औरतों के फेवर में इस्लाम में हैं। हमको जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, इस्लाम का अर्थ जो बताया जा रहा है, वो इंटरप्रिटेशन ही गलत बताया जा रहा है, मतलब सही इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है। तो हमें हमारी नज़र से कुरान को पढ़ने का अधिकार है, और हमने उसको पढ़ना चाहिए। हमारे फेवर में जो चीज़ें हैं इस्लाम में, हदीसों में, कुरान में, वो हमने समझना चाहिए, और औरतों ने उसको इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ने के लिए इस्लाम ने बिल्कुल इजाज़त दी है, आगे से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। पर अब हम देख रहे हैं कि नाबालिग लड़कियों की ज़्यादा शादियां हो रही है, पढ़ाई से रोका जा रहा है, तलाक दिए जाते हैं, बुरखे की पाबंदी की जाती है, उनको उनके सारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। उनको जो अपनी आज़ादी से जीने का हक़ है, अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसला लेने का हक़ है, वो छीना जा रहा है। निकाह के समय कबूल है उसको पूछा जाता है, ये बड़ी बात है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऑनर के नाम पे, इज़्ज़त के नाम पे, जब शादी के समय उसको पूछा, क्या कहेंगी, पहले आपने नहीं पूछा उसको। मेरी शादी के समय पहले नहीं पूछा गया मुझे तो वहाँ मजबूरन हाँ कहना ही था, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए थे, इतने सारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, तो ना कैसे कहेंगी लड़की। तो जो चीज़ें हैं उसको मर्दों ने अपने हिसाब से, अपने फेवर में उस तरह से नियम कानून बना के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अधिकार बहुत सारे हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार बहुत सारे हैं, उन्होंने पढ़ना भी चाहिए, कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, और अपने जो अधिकार है उसे समझना चाहिए, उसे अमल भी करना है। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और भी जो दूसरी महिलाएं हैं उन्हें भी बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे रुबीना जी से इन सवालों के जवाब के साथ चर्चा करते हुए। तो आइए, जैसे हम जानते हैं कि रुबीना पटेल जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है उनका दानिश जो अभी पढ़ रहा है, और उनकी लड़की भी है, वो भी मुंबई में काम कर रही है। बेटा मुंबई में काम कर रहा है, उनका जो बेटा है वो मुंबई में काम कर रहा है, दानिश, और उनकी लड़की भी उनके साथ काम कर रही है, सोशल वर्कर के साथ ही। तो इसी तरह से हम जानेंगे कि उनकी जो लड़की है उनकी क्या राय है उनके मम्मी के बारे में। हेलो, मेरा नाम अदीबा है और मैं रुबीना पटेल की बेटी हूँ। ये कहते हुए मुझे इतना खुशी और इतना गर्व लगता है कि मेरी मम्मी जो है आज इस मुकाम पर पहुँची है। तो शुरुआती में जब मैं 5 साल की थी तब मम्मी और पापा का सेपरेशन हुआ, और तब से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है सबसे ज़्यादा फोकस करेंगी पढ़ाई पे। उनकी पढ़ाई पहले हुई नहीं थी, शादी के पहले जितनी उन्होंने मार खाई, जितनी उन्होंने सहा है, जितना जुल्म सहा है, उसमें तो उनकी पढ़ाई नहीं हुई। बट उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि वो पढ़ाई करेंगे, और रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिलने के बावजूद, किसी दोस्त ना होने के बावजूद, किसी भी दुनिया में किसी का सहारा ना होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि वो अकेली लड़ेंगी।
तो ये सारी लड़ाई में मैं उनके साथ आगे बढ़ी हूँ, उनके साथ बड़ी हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, जब याद है मैं जब छोटी थी तो वो मुझे कहती थी कि तुम सारे काम अकेले करोगी, तुम अपने आईडी कार्ड बनाने अकेले जाओगी, अब ये 5th स्टैंडर्ड में स्कूल अकेले जाओगी, या फिर अपने कोई भी काम है वो अकेले करूँगी। मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था कि ये क्या है, मतलब मेरी मम्मी मुझे साथ नहीं देती है, मुझसे प्यार नहीं करती है। पर वो उस उम्र से मुझे वो सिखा रही थी कि तुम्हें कितना मजबूत बनना है, ये दुनिया में तुम्हें कितना आगे बढ़ना है। और वो एक औरत को मजबूत होना, ब्रेव होना, स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी होता है, वो उन्होंने मुझे बचपन से समझाया। तो अब जाके मुझे वो रियलाइजेशन होता है कि बचपन में जो भी उन्होंने सिखाया, तो अब जाके मैं वो सब कुछ समझ पा रही हूँ। ऐसा होता है कि बचपन से मैं ये देखते आ रही हूँ कि हमारे यहाँ कोई ना कोई आते रहता था, कोई बेसहारा औरत, कोई लड़की घर से भागी हुई जिसको बहुत मार पड़ी है, ऐसे हर बार कोई ना कोई आते रहता था, और अभी भी आते हैं। तो उनसे इतना पेशेंस मैंने सीखा है कि कभी उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला। हर औरत आज भी हमारे घर पे आती है तो वो कभी नाराज़ होकर नहीं जाती, वो हमेशा एक स्ट्रेंथ लेके, एक पावर लेके हमारे साथ जाती है, हमारे घर से जाती है। मम्मी से वो पावर और वो स्ट्रेंथ और वो पेशेंस मैंने सीखा है। तो इतना स्ट्रगल उन्होंने अपने लाइफ में देखा है, मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान ने इतना स्ट्रगल देखा होगा, और इतना पेशेंस, और उन्होंने मुझे इतना पावर सिखाया। तो आज मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो रुबीना जी से चर्चा करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो जाते जाते हम इनसे आखिरी और अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि आज महिला दिन है, इस महिला दिन के उपलक्ष्य में जो मुस्लिम महिलाएं हैं और भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमारे समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे समाज में पितृसत्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बलात्कार की घटना दिन पे दिन बढ़ रही है। तो ऐसे समय पे औरतों ने अपनी हिम्मत और हौसले को और बढ़ाते हुए, क्योंकि ये सारी महिलाओं की लड़ाई है और हर औरतों को अपनी जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तो उसको हिम्मत से आगे लड़ना चाहिए। और बलात्कार के बाद भी या तलाक के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद भी जीवन है, ज़िंदगी है और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको अपने ऊपर ना लेते हुए, जैसे अभी आयशा के बारे में आपने कहा, तो ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है उनको कई बार तकलीफ़ों के कारण। तो डिप्रेस ना होते हुए या अपने आप को दुखी महसूस ना करते हुए, अपने आप को कुछ ना करते हुए, उसको आगे बढ़ना है, लड़ना है। और किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है, एजुकेशन ली जा सकती है, किसी भी उम्र में हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और हमने अपनी आप को बुलंद इरादों के साथ में, हौसलों के साथ में हमने आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हमें नए बुलंद के साथ, नई आवाज़ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उम्र नहीं होती पढ़ाई की, हमें ज़रूर पढ़ाई करनी है, अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे UCN उर्दू चैनल की तरफ से। तो हम फिर से मिलेंगे नए मौजूम के साथ, नए शख्स के साथ। आप सभी देखते रहिए UCN उर्दू। अल्लाह हाफिज़।